पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर में जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेसेसिटी के बारे में। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक बार हम उसको फटाक से यहाँ पे रिवाइज करवा दे रहे हैं, रिवाइज नहीं बेसिकली आपको बता दे रहे हैं कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो हम लोग बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, 2-3 पेज लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहला आपका मेन हेडिंग था कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। और इसी टॉपिक के अंदर आपका सब टॉपिक छोटा छोटा था। पहला था आपका मीनिंग। मीनिंग में बेसिकली आपने क्या समझा था? मीनिंग में आपने बेसिकली ये समझा था कि पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे किसको, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ इसमें था, उतना डिटेल में भी हम जाने लगे तो फिर लेट हो जाएगा, बहुत लंबा क्लास हमारा हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको ये बस याद दिला दे रहे हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्या आप पढ़े हैं ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं था पिछले वाले क्लास में जो भी आपने पढ़ा है। बस पहला आपका था मीनिंग। मीनिंग के बारे में आपने जाना कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक इसमें आया था फंक्शन। फंक्शन किसका? फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा। तो बेसिकली हमारे पास उसका 7 फंक्शन था, है ना। पहला क्या था? कंटेस्टिंग इलेक्शन। दूसरा फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तीसरा मेकिंग लॉ। चौथा पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। फिर पांचवा हमारा था रोल ऑफ अपोजिशन। छठा नंबर था शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। और सातवां हमारा था एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो ये सातों का सातों पॉइंट हमको क्या बता रहा था? ये बता रहा था कि आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन होता है ना। चलिए, तो इतना करने के बाद आज हमारे पास तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है नेसेसिटी। नेसेसिटी वर्ड किससे निकला हुआ मालूम है? नीड से। नीड मतलब जरूरत। हम लोगों ने पढ़ लिया कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन क्या करता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हमको क्यों चाहिए? यदि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करता है तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए हम लोगों को? यही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के नीड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आखिर इंडिया के लोगों को पॉलिटिकल पार्टी का जरूरत क्यों है। ठीक है, चल तो शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है तो इसको आप सुधार लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में हमसे मिस्टेक हो गया है, इसको हम एक बार सुधार लेंगे बाद में हमारे लैपटॉप पे MS ऑफिस में जाके। तो यहाँ पे आपको लिखना है बेसिकली वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। द नीड ऑफ के बदले लिखना है आपको वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। यानी कि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, उसके पीछे कुछ रीजन्स है। और इस रीजन को यदि हम लोग जान गए तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि आखिर हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, है ना। तो वही बात इस वाले टॉपिक में भी होने वाला है कि आपका जो कंटेंट है वो सारा NCERT का होने वाला है। ठीक है, लेकिन कंटेंट का जो हेडिंग होगा वो NCERT में इस प्रकार से मेंशन किया हुआ नहीं है। चूंकि नोट्स आपको अच्छे से मिल सके, आप इसके बारे में कभी भी रिवाइज करना चाहें तो आप कर सके, उसके लिए हमने पहले क्या है, पहले एक छोटा सा हेडिंग लिख दिया है। ठीक है, और उस हेडिंग को हमने यहाँ पे गहराई से डिस्कस भी कर दिया है। तो इस प्रकार का आपको मेरे नोट्स में अधिकतर जगहों पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे नीड हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी का क्यों है, पहला है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज का फॉर्मेशन कौन करेगा, यानी कि हमारे लिए प्रोग्राम, पॉलिसी, अलग अलग नियम कानून ये सब कौन लाएगा? तो ये किसका काम है? यानी कि बनाने का काम पॉलिटिकल पार्टी का ही काम है। अलग अलग पॉलिसीज बनाना, फॉर्मेशन मतलब क्या? बनाना, फिर से पॉलिसी लाना, प्रोग्राम लाना, अलग अलग स्कीम लाना, लॉ रेगुलेशन ये सब लाना, ये सारा का सारा काम है हमारे पॉलिटिकल पार्टी का। क्योंकि वो चुनाव जीतेंगे, जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे, या फिर हमारे स्टेट असेंबली के जो चुनाव होते हैं वहाँ पे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, तो वहाँ से एक नया पॉलिसी निकलेगा, प्रोग्राम निकलेगा। तो फॉर्मेशन करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी का ही है। क्योंकि हमारे पार्लियामेंट का एग्जाम्पल लीजिए या फिर आप विधानसभा का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पे कौन लोग बैठे हुए होते हैं? वही लोग बैठे हुए होते हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं? हमारे MLA या फिर MP। MLA हमारा हो गया स्टेट लेवल पे और MP हो गया हमारा नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो पॉलिसीज को फॉर्मेशन करने का जो जिम्मेदारी है वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी का ही है। ये तो हम लोग जान गए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है ये भी आपको एक बार जान लेना चाहिए, क्योंकि ये NCERT का कंटेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज because without political parties every candidate in the elections will be independent. No one will be able to make any promise to the people about the major policy changes and new policies. अब देखिए
यदि अच्छा हमारा भारत आज क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश है कि नहीं? चल इस बात से तो हम एग्री करते हैं, लेकिन बिना एक पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेसी चल सकता है क्या? सवाल है, नहीं चल सकता है, बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। क्योंकि देखिए यदि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा तो आज हमारे भारत का आबादी कितना है? पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। तो हर इंसान यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब किस रूप में? कि हर इंसान वोट मांग सकता है लोगों से, है ना? यानी कि 140 करोड़, जैसे आपके क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं, है ना? आप चलिए स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, आपके क्लास में 40 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे, 30 बच्चे ऐसे से बैठे हुए होते हैं। उसमें से लगभग यदि 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से लगभग 10 बच्चे का कम से कम ऐसा इंटरेस्ट जरूर होगा कि वो देश का प्रधानमंत्री बने, देश का राष्ट्रपति बने, उसके मन में ख्याल जरूर होगा। तो ये बात केवल आपके स्कूल का हो रहा है, ऐसे स्कूल तो हजारों हैं भारत में। तो सोचो यदि एक स्कूल के एक क्लास से 10 बच्चे प्रधानमंत्री बनने के विचार के बारे में सोच रहा है, तो भारत में इतने सारे स्कूल हैं तो कितने सारे बच्चे प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए लड़ेंगे, है ना? तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस वजह से हम जो है चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। भाई 140 करोड़ आबादी है और मान लीजिए 100 करोड़ पॉपुलेशन हमारा चुनाव में लड़ा रहा है, तो कौन किसको वोट देगा? तो क्या ये बिल्कुल ये पॉसिबल है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी का हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री चल सकता है? जवाब है, नहीं चल सकता। तो यदि आपको इलेक्शन लड़ना है, यदि आपको एक कैंडिडेट के रूप में लोगों के सामने जाना है, तो जरूरी है कि सबसे पहले आपके पास एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए, आप किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग होना चाहिए, है कि नहीं? हालांकि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हमारे भारत में ये कंडीशन है, ये सुविधा है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के भी आप क्या कर सकते हैं, चुनाव को लड़ सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हिंदी में कहते हैं निर्दलीय, है ना? लेकिन बहुत कम चांस होता है निर्दलीय लोगों को जीतने का, बहुत कम चांस। तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हैं कि यदि पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करता है डेमोक्रेसी में, तो ज़्यादा संभावना है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छी तरीके से चल पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ये समझा कि यदि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो वहाँ पे हर एक कैंडिडेट क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, हर कोई चुनाव लड़ने के लिए आगे आएगा और इस वजह से चुनाव अच्छी तरीके से हो ही नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के सामने अच्छे से अच्छे प्रॉमिस को कर ही नहीं पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस। कोई भी किसी भी इंसान से कोई प्रॉमिस कर ही नहीं पाएगा। जैसे आप चुनाव के वक्त क्या देखते हैं कि अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट आते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रॉमिस करते हैं, हम जीत गए तो ये कर देंगे, हम जीत गए तो वो कर देंगे, फलाना फलाना, है कि नहीं? तो यहाँ पे 140 करोड़ आबादी हमारे भारत का है और 100 करोड़ आबादी केवल चुनाव में लड़ जाएं, चुनाव में खड़े हो जाए कैंडिडेट के रूप में, तो क्या बताइए वो एक अच्छी तरीके से प्रॉमिस को इस्टेब्लिश कर पाएंगे लोगों के सामने? कभी नहीं कर पाएंगे। अलबला आ जाएगा आदमी कि भाई हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं, उधर वाला भी वही प्रॉमिस कर रहा है, वही प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाना मुश्किल है, ठीक है? तो पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। सो वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। अब एक बात बताइए कि जब हमारा यहाँ पे चुनाव हो ही नहीं पा रहा है, लोग प्रॉमिस ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम लोग इस वजह से कह सकते हैं कि हमारे लिए पॉलिसी कौन बनाएगा? भाई जब प्रॉमिस लोग कर ही नहीं पा रहा है, चुनाव को लड़ ही नहीं पा रहा है, गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है? हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी होंगे तभी वो हमारी लिए पॉलिसी बना पाएंगे, ठीक है? तो चलिए, टॉपिक बड़ा सिंपल सा था लेकिन इसको समझना बहुत ही जरूरी था, ठीक है? तो पहला हमारा ये है, पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए? ताकि वो हमारे लिए पॉलिसी को यानी कि फॉर्म कर सके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड है सर्टेन गवर्नमेंट। सर्टेन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इसको भी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे elected representative will be responsible to their constituency for what they did to the locality। बिल्कुल सही बात है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस एरिया से हमारे कैंडिडेट जीत कर आते हैं हमारे पार्लियामेंट में या फिर हमारे विधानसभा में, उस एरिया के लिए वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ पे अच्छा बुरा, हंसी खुशी दुख जो भी होगा उसके लिए वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ये बात तो आपको मालूम है ना? क्योंकि देखिए हर एक कैंडिडेट चाहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुशहाली का माहौल रहे, है ना? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तरक्की हो, डेवलपमेंट का काम हो, हर कैंडिडेट चाहता है ये।
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं फिर। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। हर एक कैंडिडेट चाहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी अच्छी तरीके से रन करे, डेवलपमेंट उसमें हो, लेकिन क्या कोई भी कैंडिडेट ये चाहता है कि हमारा देश कैसे चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चाहता है, इसके ऊपर वो विचार भी नहीं करता है। मतलब ये हो गया कि हर एक कैंडिडेट को केवल और केवल मतलब किससे है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही मतलब है। देश में क्या हो रहा है उसको उससे मतलब नहीं है, और उसमें वो टांग अड़ाना भी नहीं चाहता, क्योंकि देखो भाई, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है वहाँ के लोगों का यदि वो दिल जीत लिया तो ऑब्वियस ही बात है कि बार बार उसको चांस से जीतने का, है ना। तो हर एक कैंडिडेट ये कोशिश करता है कि मेरा जो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए होना चाहिए। देश में क्या हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ क्या हो रहा है उससे हमको मतलब है, क्योंकि उसको बाद में वोट मिलने वाला है उससे, है ना। चलिए, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। सो वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर सर्टेन गवर्नमेंट हु वर्क फॉर एंटायर कंट्री। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, अब समझाते हैं इसको, समझिएगा ध्यान से। देखिए, यदि हर एक कैंडिडेट अपने केवल और केवल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से मतलब रखेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी से मतलब रखेगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे भारत का जो गवर्नमेंट है वो अच्छी तरीके से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, यानी कि वो अनसर्टेन गवर्नमेंट है। अनसर्टेन गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि कभी गवर्नमेंट अच्छा काम करेगा, कभी बुरा करेगा, कभी ठीक ठाक चलेगा, कभी बिल्कुल बैठ जाएगा, है कि नहीं। ये होता है हमारा अनसर्टेन गवर्नमेंट। और ये कब होगा? ये तब होता है जब हर एक कैंडिडेट केवल और केवल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही मतलब रखता है, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। उस समय पे हमारे भारत में खास करके ये कंडीशन हो सकता है, ये स्थिति बन सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो गवर्नमेंट है वो अनसर्टेन हो जाए। अनसर्टेन का मतलब अच्छी तरीके से काम ना करे, लोगों के लिए वो अवेलेबल ना हो। तो इस वजह से हमारे पास यदि पॉलिटिकल पार्टी होगा, यदि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी होगा और ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होगा जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करे, पूरे भारत देश के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, यदि ऐसा होता है तो हमारे इंडिया में एक सर्टेन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। सर्टेन गवर्नमेंट का मतलब एकदम निश्चित गवर्नमेंट, चाहे कितना भी उथल पुथल क्यों ना आ जाए, हमारा गवर्नमेंट चलता रहेगा, बरकरार रहेगा, हमारा इंडिया आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो सर्टेन गवर्नमेंट के लिए भी हम लोगों को एक ठोस पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। क्या एक ही पॉलिटिकल पार्टी चाहिए? नहीं, बहुत सारे चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत सारे पार्टी का जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया हमारा सेकेंड। तो सेकेंड में आपने क्या समझा कि सर्टेन गवर्नमेंट के लिए, यानी कि भारत में लगातार हमारा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो चलता रहे, इसके लिए हमारे पास एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। तीसरा में है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अच्छा, यहाँ पे ना दो वर्ड है, पहला है रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कौन? हमारे लीडर, हमारे कैंडिडेट, है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या आपको मालूम है? प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र, है ना। इसमें क्या खास बात है भाई, देखते हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अच्छा, यहाँ पे कहा गया है ना कि पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने क्यों आया? हमारे सामने पॉलिटिकल पार्टी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा था किस चीज़ का? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी तो भारत में है, डेमोक्रेसी तो भारत में ऑलरेडी है, लेकिन ये कैसा डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लिए जो नियम कानून बनाएगा, हमारे ऊपर जो रूल करेगा, उसको हम लोग खुद चुनेंगे। यानी कि मेरे ऊपर कौन रूल करेगा, कौन हमारे ऊपर अधिकार जमाएगा, इसका पावर किसके पास है? हमारे पास खुद है। तो यही हमारा कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो है, लेकिन कैसा? रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि हमारे लीडर को हम पावर देंगे कि तुम हमारे ऊपर रूल करो, हमारे लिए नियम कानून बनाओ। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और जब हम लोग लोगों को पावर देंगे, हम अपने लीडर को पावर देंगे कि भाई तुम हमारे लिए रूल करो, तुम हमारे लिए नियम कानून को बनाओ, तो ये जरूरी हो जाता है कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो। नहीं तो हमारे सामने तो लाखों लाखों लोग आ जाएंगे कि भाई हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो, हम किसको वोट देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमारे सामने एक बैरियर क्या आ गया? बैरियर के तौर पे आ गया पॉलिटिकल पार्टी, कि भाई यदि आप चाहते हैं चुनाव को जीतना, तो आप यदि ज़्यादा चांस है आपको चुनाव जीतने का, तो आपको किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर जाइए, बस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे पास जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टी का जो डिमांड था वो भी बढ़ता चला गया। ठीक है, लार्ज स्केल सोसाइटीज नीड अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दिस इज फुलफिल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अब लार्ज स्केल सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, जैसे भारत कितना बड़ा है, तो क्या भारत में केवल और केवल डेमोक्रेसी होने से काम चल जाएगा? नहीं, यहाँ पे होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब कि हमारे लीडर को चुनने का अधिकार हमारे ही पास हो, ये हमारा कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये कौन फुलफिल करेगा? पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करेगा। मतलब कि वो किसी एक कैंडिडेट को खड़ा करेगा जो कि हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, और हम उसी को वोट देंगे, वही हमारे लिए क्या करेगा, नियम कानून को बनाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी कि भारत में यदि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, यानी कि अपने लीडर को आप खुद अधिकार देने वाले हैं कि भाई तुम हमारे लिए रूल करो, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो किसी एक कैंडिडेट को हमारे सामने खड़ा करे और वो बताए कि भाई तुम्हारा ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, तुम इसको वोट दो, यही तुम्हारे लिए काम करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है चौथा, टू गैदर पब्लिक ओपिनियन, कि भाई देखो भारत का ना पॉपुलेशन 140 करोड़ है। भारत का पॉपुलेशन अभी कितना, 140 करोड़ के आसपास है लगभग, है ना। ऑन एन एवरेज यदि बात करें हम लोग तो हर एक आदमी का अलग अलग समस्या है। तो समस्या को कौन सुलटाएगा, कौन उसको सॉल्व करेगा? इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास कौन है, पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए तो आप देखते होंगे कि आपके मोहल्ले में फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके मोहल्ले में किसी प्रकार का महामारी फैला हुआ है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी का बड़े बड़े लीडर आपके टीवी पे आते हैं, वो सुझाव देते हैं भाई ऐसा करो वैसा करो, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे भी होना जरूरी है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एज सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे हमारा समाज बड़ा और पेचीदा होता जा रहा है। पेचीदा मतलब क्या, पेचीदा मतलब थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के लोग रहने वाले हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, इस प्रकार से। दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर different opinion on various issue and to present these opinions to the government। यानी कि जैसे जैसे हमारा समाज और हमारा सोसाइटी बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोगों को जरूरत पड़ रहा है अलग अलग एजेंसी का, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट का जरूरत पड़ रहा है कि भाई हम वहाँ पे जाके अपनी शिकायत को दर्ज करें, हम अपने शिकायत को वहाँ पे दर्ज करें, और वो शिकायत जो है हमारा किसके पास चला जाए, गवर्नमेंट के पास चला जाए, जो उसके ऊपर क्या करे, एक्शन ले। बात समझ रहे हैं? कोई समस्या इसमें? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे घर में जो है ना चोरी हो गया, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि उस चोरी का जो इन्वेस्टिगेशन हो वो सीबीआई करे। हम क्या चाह रहे हैं कि मेरे घर में चोरी हो गया है और उस चोरी का जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो सीबीआई करे। तो हम जाके डायरेक्ट सीबीआई से कहेंगे? नहीं, पहले हमको जाके पुलिस स्टेशन में कहना पड़ेगा कि भाई देखिए हमारे घर में चोरी हो गया है और मेरा डिमांड है कि मेरा घर का जो तलाशी है या फिर जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो सीबीआई करे। तो जाके वो जो पुलिस स्टेशन है वो जाके सीबीआई को इन्फॉर्म करेगा और सीबीआई इसके ऊपर क्या करेगा, एक्शन लेगा, है ना। तो जैसे जैसे हमारा समाज बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे हम लोगों को एजेंसी की जरूरत पड़ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और वो डिपार्टमेंट करती क्या है, बेसिकली हमारे आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाती है और गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती है। जैसे हमारे सीबीआई ने एक्शन लिया हमारे घर के चोरी के ऊपर, है ना। और यहाँ पे एजेंसी कौन था, पुलिस स्टेशन, उन्होंने तो जाके कहा वहाँ पे, है ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, दिस इज फुलफिल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। और इसको भी फुलफिल करने का काम कौन करेगा, पॉलिटिकल पार्टी ही करेगा। कैसे करेगा भाई, जैसे मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो घर में चोरी हुआ है वो सीबीआई जांच करे, ठीक है, लेकिन सीबीआई में भी कोई ना कोई एक मिनिस्टर तो होगा जो उसके ऊपर निगरानी रख रहा होगा। तो मिनिस्टर क्या करेगा, वो सीबीआई को ऑर्डर देगा कि भाई देखो इधर उधर वो समस्या है, उधर जाके उसको समाप्त करो पहले, है कि नहीं। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों के अलग अलग विचार को, उसके ओपिनियन को, उसके डिमांड को फुलफिल करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली आपने 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं जिस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरत है, ठीक है। कोई समस्या इसमें? चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अगले वाले क्लास का हमारा टॉपिक होगा हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, यानी कि हमारे पास कितने पार्टी होने चाहिए, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में
स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।